हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवभूषण सर आज क्लास 12th में फलन टॉपिक में आगे बात करूंगा। कल आपको फलन के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बताया गया था, जिसमें हम लोग एक ही फलन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, एक ही फलन क्या होता है, कैसे उसको दर्शाया जाता है या किस तरीके से उसको सिद्ध करते हैं। तो उसमें हमने कुछ प्रतिचित्रित करके फलन को दर्शाया था, लेकिन प्रतिचित्रण वाला जो नियम है वो एग्जाम में नहीं आता है। मतलब ऐसे हम लोग को फिगर बनाकर नहीं देगा जिससे हम लोग पहचाने कि यह जो फलन है ये एक ही है, बल्कि हमें उसको कुछ नियम के अनुसार सिद्ध करना होगा। क्या है वो नियम, कैसे उसको सिद्ध किया जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने नियम देखा था और आज हम लोग देखते हैं उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल यहां पर लिया गया है ऐसे कि माना एक समुच्चय ए जिसमें 3 अवयव है 1, 2 और 3। दूसरा समुच्चय बी जिसमें अवयव 3, 5, 7 और 9 लिया गया है। कर है तथा एक फलन है जो समुच्चय ए से बी पर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। मतलब एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 का ये मतलब है कि इस फलन में x के स्थान पर हम जो मान है वो डोमेन में से, इस फलन के डोमेन में से रखेंगे और इस फलन का जो मान आएगा यानी उस अवयव को रखने पर उसका जो प्रतिबिंब मिलेगा वो दूसरे समुच्चय b में होगा। ठीक है, तो बताना है कि यह फलन एक ही फलन है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस फलन को हम लोग ज्ञात करते हैं, देखते हैं कि इस फलन के डोमेन a में से x के स्थान पर संख्या रखने से उस फलन का मान या कहें कि उस संख्या का प्रतिबिंब जो समुच्चय b में मिलेगा, क्या क्या क्रमित युग्म बनेगा, उसके आधार पर चेक करेंगे कि ये फलन एक ही होगा या नहीं होगा। देखिए, तो फलन यहां पर दिया हुआ है, करा f जो है वो a से b पर परिभाषित है और किस तरह परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। और यहाँ a का मान दिया हुआ है। समुच्चय में अवयव क्या है 1, 2 और 3, ये 3 अवयव है। और b में अवयव है 3, 5, 7 और 9। ठीक, देखिए लिखा है फलन f a से b पर परिभाषित है। तो जब फलन a से b पर परिभाषित हो तो इस फलन में ये जो पहला समुच्चय यही इस फलन का डोमेन कहलाता है। और ये फलन जिस तरह से दिया है, जिस तरह से इसका मान निकालना है, इसमें x के स्थान पर संख्या हमेशा इसके डोमेन में से रखा जाता है। तो डोमेन इसका a है तो a में से संख्या हम लोग x की जगह रखते हैं। चलिए, तो लिखेंगे कैसे, तो डोमेन में से x के स्थान पर पहले संख्या ये 1 रखेंगे यहाँ x की जगह। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 1। तो जब इधर x की जगह 1 रखेंगे तो इस फलन के मान में भी इधर x की जगह 1 रखेंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 कम 2 प्लस 1 और जोड़ेंगे तो कितना 3। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि हमने डोमेन में से x के स्थान पर 1 रखा तो हमें बराबर में 3 मिला। मतलब ये दर्शा रहा है कि संख्या 1 का प्रतिबिंब क्या है 3 है। ठीक, ऐसे ही x के स्थान पर अगर 2 रखेंगे 2, ये इस फलन के डोमेन में से x के स्थान पर अगर ये 2 रखेंगे यहाँ पर तो इस साइड भी रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 1 और जोड़ेंगे तो ये 5। यानी ये दर्शा रहा है कि 2 का प्रतिबिंब कौन है 5 है। और लास्ट एक अवयव 3 अगर रखेंगे, ये 3 अगर हम रखेंगे इसमें x के स्थान पर तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 गुणे 3 प्लस 1, तो 2 3 6 प्लस 1 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। यानी 3 का प्रतिबिंब कितना आएगा 7 आएगा। तो a में 3 अवयव था, तीनों अवयवों का प्रतिबिंब निकाल लिया गया। अच्छा, इसमें अगर एक चीज ध्यान दिया जाए तो समुच्चय a में जो 3 अवयव 1, 2, 3 दिया था, इन तीनों का अपना अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है। 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का प्रतिबिंब 7। ठीक, यानी कोई ऐसा एक अवयव नहीं है जिसका एक ही प्रतिबिंब
एक ही ऐसा अवयव जिसके दो प्रतिबिंब हो, या फिर दो ऐसे अवयव नहीं है जिनका एक ही प्रतिबिंब आया हो। अच्छा, इसको अगर हम लोग क्रमित युग्म के आधार पर दिखाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फलन जो है एक संबंध का ही स्पेशल केस होता है। तो अगर फलन भी एक संबंध है तो संबंध को क्रमित युग्म के रूप में दर्शाते हैं, तो इसको भी दर्शाएंगे। तो क्या होगा, 1 का प्रतिबिंब आ रहा है 3, तो 1,3, 2 का प्रतिबिंब 5, तो 2,5, 3 का प्रतिबिंब 7, तो 3,7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्रमित युग्म बन गया। देखिए, इसमें 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का प्रतिबिंब 7 है। हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है और एक एक प्रतिबिंब है, तो इसलिए यह फलन क्या कहलाएगा, एकाएकी। तो यहां लिखेंगे, अतः फलन f एकाएकी है। ठीक है, चलिए, तो ये फलन एकाएकी हो गया। लेकिन अभी भी देखिए, यहां हमें संख्या लिख कर दिया हुआ था। ए समुच्चय ए था, समुच्चय बी था जिसमें संख्या आया था, हमने संख्या रखकर देखा। अब ऐसा हो कि इस फलन को दर्शाने के लिए हमें ये जो समुच्चय दिया है यहाँ, तो ये परिमित समुच्चय है ना। परिमित समुच्चय किसको कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित रहे, है ना, यानी इसमें अवयव को गिन सकते हैं कि इसमें कितना अवयव है। तो ए में 3 अवयव है, बी में 4 अवयव है, तो ये दोनों परिमित समुच्चय है। तो इस पर परिभाषित ये फलन दिया हुआ था। लेकिन अगर समुच्चय ऐसा आ जाए जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न रहे, यानी कोई अपरिमित समुच्चय आ जाए, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इस तरह से अगर समुच्चय आए और इस पर फलन परिभाषित रहे, तब उसको हम लोग कैसे एकाएकी दर्शाएंगे। ठीक है ना, यानी वहां अगर अपरिमित है तो संख्या भी सभी को तो लेना संभव नहीं है। जैसे ए में हमने 1 2 3 3 अवयव था, इन तीनों को लेकर ये क्रमित युग्म बना लिया, चलिए पता चल गया। लेकिन अगर समुच्चय अपरिमित है तो वहां अवयवों की संख्या भी अपरिमित है। अब कितना क्रमित युग्म बनाएंगे, सभी को तो बनाना संभव है नहीं। तो इसलिए उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। देखिए, तो एक क्वेश्चन इधर हमने ये लिखा हुआ है कि माना पूर्णांकों के समुच्चय z पर फलन f इस प्रकार है कि fx इक्वल टू 5x माइनस 2। तो सिद्ध कीजिए कि f एकाएकी फलन है। ठीक है, पूर्णांकों के समुच्चय z पर यह फलन परिभाषित है, यानी यह फलन z से z पर परिभाषित है। और किस तरह से इसका मान निकाला जाएगा, ये यहां दिया है, fx इक्वल टू 5x माइनस 2। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि जैसे हमने पिछले वीडियो में ये नियम देखा था। क्या नियम देखा था कि f अगर समुच्चय a से b पर एकाएकी फलन होगा यदि इस फलन के डोमेन a में x1 x2 दो अवयव इस प्रकार लिए जाएं कि उनके प्रतिबिंब बराबर हो और उनसे हमें ये मिले कि वो अवयव भी आपस में बराबर है। ठीक है, यानी डोमेन में हमें दो अवयव इस तरह से लेना है कि उनके प्रतिबिंब को हम बराबर लेकर चलेंगे, प्रतिबिंब को बराबर रखते हुए चलेंगे। और अगर ऐसा दिखा दिए कि वो दोनों अवयव जो हम ले रहे हैं वो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों अवयव एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो एक अवयव है और उसका एक प्रतिबिंब है, तब भी वो एकाएकी हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसको भी उसी नियम के आधार पर करेंगे। क्योंकि इस बार समुच्चय जो है अपरिमित है, तो हम लोग क्रमित युग्म नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर क्रमित युग्म बनाने बैठेंगे तो हम लोग ऐसे ही अनंत तक क्रमित युग्म बनाते रहेंगे, कभी क्रमित युग्म खत्म ही नहीं होगा। और फिर चेक कैसे करेंगे कि हर एक क्रमित युग्म का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है या अलग अलग मिल रहा है, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरे तरीके से इसको हम लोग करेंगे। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो फलन है वो पूर्णांकों के समुच्चय, यह जो फलन है पूर्णांकों के समुच्चय z से z पर परिभाषित है। और किस तरह परिभाषित है ये भी दिया है कि fx इक्वल टू 5x माइनस 2, ऐसा परिभाषित है। चलिए, एकाएकी अगर इसको करना है तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। तो मानेंगे कि माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू z।
अच्छा, हमने अगर ऐसे लिख दिया कि x1 कामा x2 बिलोंग्स टू z, है ना, लेकिन देखिए ये नियम में क्या था कि अगर फलन समुच्चय a से b पर है, a से b पर, तो ये जो a है पहला समुच्चय उस फलन का कहलाता है डोमेन। तो यहाँ a और b दोनों अलग अलग समुच्चय था, x1 x2 a से ले लिया हमने, तो पता चल गया कि अच्छा चलिए x1 x2 पहले वाले समुच्चय से लेना है, ठीक। लेकिन अब ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में फलन z से z पर है, तो ये x1 और x2 हम जो यहाँ लिख रहे हैं ये किस z से लिख रहे हैं, यानी इस पूर्णांकों के समुच्चय से या इससे लिख रहे हैं। तो x1 x2 या कहें कि x, फलन में x का जो मान है वो हमेशा फलन के डोमेन में से रखा जाता है। तो ये जो पहला वाला समुच्चय है इसी में से ये x1 और x2 लिया जा रहा है। तो जब दोनों समुच्चय समान रहे, तो जब हम लोग ऐसे मानेंगे कि माना x1 x2 बिलोंग्स टू z, तो बगल में ब्रैकेट में ये भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये जो है z कौन सा है, ये z जो है वो डोमेन है, ठीक है ना, डोमेन, या हिंदी में लिख लेंगे प्रांत। इस प्रकार है कि ठीक है, ये x1 कामा x2 बिलोंग्स टू z, और कौन सा z, डोमेन वाला। इस प्रकार है कि इस प्रकार ये दो अवयव इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है ना, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ऐसा मानेंगे कि x1 का प्रतिबिंब और x2 का प्रतिबिंब क्या है, बराबर है। चलिए ठीक है, हमने तो ये मान लिया। अब आगे क्या करना है, तो नियम में ये था कि देखिए, नियम में ये था कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करेंगे तो ये x1 और x2 में एक समीकरण बनेगा, और उसको सॉल्व करके अगर हमने ऐसा दिखा दिया कि x1 और x2 भी आपस में क्या है, बराबर हैं, तो यह फलन एक ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए x1 और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को बराबर लिया गया। अब यहां देखिए ये फलन दिया हुआ है, जैसे क्लास 11th में फलन के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे ये एफ एक्स इक्वल टू अगर यहाँ दिया हुआ है 5x माइनस 2, ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में पूछा जाए कि एफ ऑफ 2 ज्ञात करो, इसका मतलब क्या हुआ कि फलन में जहाँ x लिखा है उसके स्थान पर हमें 2 रखना है, तो इधर भी रखेंगे 5 इंटू 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा 10 माइनस 2, और इसका मान आ जाएगा कितना, 8 होगा, ऐसा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x के स्थान पर हम 2 रख रहे हैं तो इधर भी x के स्थान पर 2 रख रहे हैं। तो ऐसे ये f ऑफ x1 अगर दिया है तो इसका क्या मतलब है कि हमें इस फलन में x के स्थान पर x1 रखकर इसका मान यहाँ रखना है, ठीक है ना। तो रखते हैं, देखिए, तो इसको लिखेंगे इस फलन में, यहाँ इधर भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5x1 माइनस 2, और f ऑफ x2 का मतलब फलन में x के स्थान पर x2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x2 माइनस 2। अब दोनों साइड से क्या कैंसिल होगा, इधर भी माइनस 2 है, माइनस 2 ये कट जाएगा, बचेगा 5x1 इक्वल टू 5x2। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, अब जैसे कोई लोग सोचेंगे कि इधर -2 से -2 कैंसिल हो गया तो बचा ये 5x1 5x2, तो 5 से 5 को भी काट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि यहाँ -2 और -2 कैंसिल हुआ है, मतलब एक तरह से प्लस और माइनस किया गया, मतलब -2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो +2 होगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर ये 5x1 और 5x2 जो लिखा है यहाँ पर 5 गुणे में लिखा है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग एक ही साथ ना करके अलग अलग स्टेप में करेंगे। तो यहाँ -2 से -2 जब कैंसिल होगा तो 5 को 5 से कैंसिल नहीं करना है। अगले स्टेप में इसको लिखेंगे 5x1 इक्वल टू 5x2। अब यहाँ से दोनों पक्षों में अगर 5 से भाग दे दिया जाए तो अब ये 5 से 5 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा x1 बराबर x2। तो एक ही फलन में नियम यही था कि अगर x1 x2 फलन के डोमेन में से दो अवयव इस प्रकार लिया जाए कि उनके प्रतिबिंब बराबर हो, और उसकी सहायता से हम लोग ये दिखा पाए कि x1 और x2 भी आपस में क्या है, बराबर हैं, तो यह फलन क्या है, एक ही हो जाएगा।
क्यों एकाएकी होगा? क्योंकि x1 x2 अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब ये दो अलग अलग अवयव नहीं है, बल्कि इस समुच्चय में से कोई एक ही अवयव लिया गया और उसका प्रतिबिंब भी बराबर है, मतलब एक ही है। अतः यहां लिख देंगे कि यह क्या है? एकाएकी है। अतः यह एकाएकी फलन है। ठीक, तो ये एकाएकी फलन सिद्ध हो गया। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा करने के लिए एग्जाम में। अब आइए देखते हैं अगला प्रकार। देखिए अगला क्या दिया हुआ है यहां पर। अगला जो फलन है यह है बहु एक फलन, मेनी वन फंक्शन, है ना। बहु एक फलन, एकाएकी फलन के बाद ये तुरंत आता है। क्या होता है ये, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कोई फलन f जो समुच्चय a से b पर परिभाषित है वह बहु एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के एक से अधिक अवयवों का समुच्चय B में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। ठीक है, यानी समुच्चय A में एक से ज्यादा अवयवों का दूसरे वाले में क्या मिले? एक ही प्रतिबिंब मिले, तो ऐसे फलन को हम लोग कहेंगे बहु एक फलन। या सीधा सीधा बात अगर करें तो जो फलन एकाएकी फलन नहीं होता है वो बहु एक फलन कहलाता है। ठीक है ना, इसको सबसे छोटे तरीके में ऐसे कह सकते हैं। तो यानी कभी अगर हमें सिद्ध करना हुआ कि दिया हुआ फलन बहु एक फलन है, तो हम लोग क्या सिद्ध करेंगे कि यह फलन एकाएकी नहीं है। एकाएकी अगर नहीं होगा तो बहु एक हो जाएगा। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल में लिया गया है कि दो समुच्चय है A और B, इस पर एक फलन यह परिभाषित है। A में अवयव लिया गया है A1 A2 A3 और A4, और B में अवयव है B1 B2 B3 और B4। A1 का प्रतिबिंब कौन है? B1 है। A2 का प्रतिबिंब B2 है, A3 का प्रतिबिंब B1 है और A4 का प्रतिबिंब B3 है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ A1 और A3 दोनों का प्रतिबिंब कौन है? A1 और A3 दोनों का प्रतिबिंब B1 है। यानी ये दर्शा रहा है कि पहले समुच्चय का एक नहीं बल्कि दो दो अवयवों का दूसरे वाले में एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। तो यह फलन क्या हो जाएगा? बहु एक फलन हो जाएगा, मतलब ये एकाएकी नहीं है। तो यह बहु एक फलन है। क्यों? क्योंकि A1 और A3 दोनों का प्रतिबिंब कौन है? B1 है। ठीक है, दूसरे वाले एग्जांपल में देखते हैं। A1 का प्रतिबिंब B1, A2 का प्रतिबिंब B2, A3 का प्रतिबिंब B2, A4 का प्रतिबिंब B3। अब यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये A1 और A2 दोनों A2 और A3 दोनों का प्रतिबिंब कौन है? B2 है। A2 और A3 दोनों का प्रतिबिंब कौन है? B2। और बाकी पहले समुच्चय में कोई अवयव खाली नहीं है, तो ये फलन है। लेकिन A2 और A3 दोनों का प्रतिबिंब B2 मिल रहा है, इसलिए यह फलन क्या हो जाएगा? बहु एक फलन। बहु एक मतलब बहुत से अवयवों का एक प्रतिबिंब। यानी कुछ ऐसे समझे तो सिंबल ऐसा कुछ है ना, इधर कई अवयव हैं, जैसे इसका प्रतिबिंब इधर एक ही मिल रहा है, या फिर और भी हो सकते हैं ऐसे। तो ये सब कहलाएगा बहु एक फलन। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। तीसरे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल में क्या दिया है? देखिए यहाँ पर ये दिया है कि समुच्चय A से B पर ये फलन परिभाषित है। और देखिए इस बार प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। इस बार जो प्रतिबिंब है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि A1 का प्रतिबिंब B2, A2 का प्रतिबिंब B2, A3 का प्रतिबिंब B2 और A4 का प्रतिबिंब B3। देखिए इस बार समुच्चय A के तीन अवयवों का B में एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। तो इधर बहुत से अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, इसलिए यह फलन भी क्या है? बहु एक फलन है। ठीक है, चौथे एग्जाम्पल में देखिए, अब चौथे वाले एग्जाम्पल में क्या है? इसमें तो समुच्चय A के सभी अवयवों का इधर वाले में बस एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। समुच्चय A में चार अवयव हैं, A1 A2 A3 A4, और सबका प्रतिबिंब समुच्चय B में कहाँ मिल रहा है? केवल B2 मिल रहा है। ठीक है, तो इधर के बहुत से अवयवों का या कहें सभी अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब है B2, इसलिए यह भी फलन जो है यह बहु एक फलन है। ठीक है, हाँ। अब अगर ये बहु एक फलन है तो एक चीज और यहां देख लेते हैं, जिसको अभी अभी परिभाषा में कहा गया। क्या कहा गया? कि जो फलन एकाएकी फलन नहीं होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बहु एक फलन कहते हैं। तो इसी चीज को नोट में यहां लिखा गया कि जो फलन एकाएकी फलन नहीं है वह बहु एक फलन कहलाता है।
ठीक है, सीधी सी बात। और छोटी बात में अगर कहें तो यही कह सकते हैं कि जो फलन एक ही नहीं है वो क्या है, बहु एक फलन है। तो ये हो गया इसका नियम। आइए देखते हैं अगला, इस पर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर फलन f इस प्रकार है कि f(x) = x²। तो बताइए कि f बहु एक फलन है या नहीं है। ठीक है, एक सबसे आसान सा तरीका, जब एक ही और बहु एक ऐसा कुछ है तो पहले फलन को चेक करते हैं। अच्छा, ये फलन जो f(x) = दिया है x², क्या ये रैखिक है या द्विघाती? तो यहां दिख रहा है कि x का घात 2 है, मतलब ये द्विघाती फलन है ना, द्विघाती बहुपद है, एक तरह से कह सकते हैं। तो अगर ये द्विघाती बहुपद है तो जब द्विघाती बहुपद आए और हमें बहु एक या एक ऐसा कुछ चेक करना रहे, और समुच्चय कैसा दिया रहे, पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का नहीं, ऐसा समुच्चय जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं, अगर उस पर यह परिभाषित फलन दिया है, तब हमेशा हम लोग x1 x2 ना मानकर अवयवों को रख कर दिखा देंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा और ज्यादा छोटे में हो जाएगा। मतलब वही रहेगा। देखिए, जैसे अब यहां पर ये जो फलन दिया है f, वो कह रहा है वो किस पर परिभाषित है, पूर्णांकों के समुच्चय z से z पर। पूर्णांकों के समुच्चय पर यह भी नहीं बोला है कि धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, बस कह रहा है पूर्णांकों के समुच्चय पर। तो जब पूर्णांकों के समुच्चय पर कह रहा है तो इसका मतलब इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों आएंगे। तो आइए देखते हैं, फलन दिया है f(x) = कितना, x²। तो इसको करना एकदम आसान है। कोई भी पूर्णांक अगर हम लेते हैं इस फलन के डोमेन में से, यानी पहले वाले समुच्चय में से, तो जाहिर सी बात है, सबको मालूम है कि पूर्णांकों के समुच्चय में अगर हम कोई एक धन पूर्णांक लेते हैं तो उसी धन पूर्णांक का ठीक ऋणात्मक भी उसी पूर्णांकों के समुच्चय में रहता है। तो यहां पर हम लोग जो धनात्मक संख्या x की जगह रखकर उसका प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे या फलन का मान निकालेंगे, ठीक उसी संख्या का ऋणात्मक चिन्ह वाला संख्या भी रखेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे हम लोग अगर यहां रख दें x बराबर मान लीजिए 2 रखते हैं, 2 मतलब +2, x के स्थान पर क्या रख रहे हैं, 2। अब 2 अगर रखेंगे तो यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, +4 आएगा। ठीक है ना, ध्यान रहे इधर हमने ये जो 2 लिया है वो किससे बिलोंग कर रहा है, z से। अब हम लोग दूसरा पूर्णांक लेंगे, लेकिन कोई अलग नहीं, पूर्णांक यही लेकिन चिन्ह में विपरीत, -2। अब -2 लेते हैं और यहां रखते हैं फलन में, इसी x में, x के स्थान पर, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर कितना आएगा, +4 आएगा। अच्छा, अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो जो -2 हमने रखा वो भी पूर्णांकों के ही समुच्चय से बिलोंग कर रहे हैं, यानी दोनों संख्याएं उसी डोमेन में ही स्थित हैं, पहले वाले समुच्चय में ही है। क्या हमें यहां से मिल रहा है कि 2 का प्रतिबिंब +4, -2 का प्रतिबिंब भी +4, यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि f(x1) सॉरी एक मिनट, f(2) = f(-2), मतलब क्या कि अवयव 2 और -2 दोनों का प्रतिबिंब क्या है, बराबर है। लेकिन अच्छा, क्या यहां से ये कह सकते हैं ना कि परंतु 2 जो है क्या -2 के बराबर है, 2 और -2 का प्रतिबिंब तो बराबर है, लेकिन क्या 2 और -2 बराबर हैं, नहीं, ये बराबर नहीं है। तो एक ही फलन के लिए नियम क्या था कि यदि f(x1) बराबर f(x2) है तो हमें यह दिखाना होता है कि ये x1 और x2 भी आपस में क्या है, बराबर है। अगर ऐसा होता है तब कहा जाता है कि अब क्या है, एक ही है। ठीक है ना, एक ही है। और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो यह फलन एक नहीं है। और अभी अभी क्या बताया गया नियम में कि जो फलन एक नहीं होता है उसे ही तो हम लोग बहु एक कहते हैं। तो यानी यहां से क्या पता चला कि यह फलन एक नहीं है। अब यह फलन अगर एक नहीं है तो इसका मतलब यह फलन क्या हो जाएगा, बहु एक हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे हम लोग क्या कि अतः
f एकैकी फलन नहीं है। अब एकैकी फलन नहीं है, अब एकैकी फलन नहीं है, तब यह बहुएक फलन है, बहुएक फलन है। ठीक, चलिए, तो हमने देखा कि कैसे अगर एकैकी फलन पर क्वेश्चन देगा तो उसको सिद्ध किया जाएगा। हाँ, खास तौर से उस फलन पर जहां फलन अपरिमित समुच्चयों पर परिभाषित रहे, उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो एकैकी फलन कैसे सिद्ध किया जाता है उसके बारे में हमने देखा, और कोई फलन बहुएक फलन कब कहलाता है, जब वो एकैकी ना हो, तो उस पर भी हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक होगा वो देखेंगे आच्छादक फलन। क्लास 12th में फलन के प्रकार में दो ही ऐसे फलन है जिसके बारे में हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग और भी फलनों के बारे में जानेंगे, जिसमें एकैकी और आच्छादक फलन सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आच्छादक फलन के बारे में कि आच्छादक फलन क्या होता है। ठीक।